हाय गाइस। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन क्रोमैटोग्राफी। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन क्रोमैटोग्राफी भी हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन जो कंसेप्ट है उसके बेसिस पे ही हमारी क्रोमैटोग्राफी वर्क करेगी। सेपरेशन भी हमारी जो होगी, हम प्योरीफाई करेंगे मिक्सचर ऑफ कंपाउंड में से इंडिविजुअल कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे, तो उसमें जो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन है वो मेन रोल प्ले करेगी। Hydrophobic interaction chromatography is a technique used for separating and purifying biomolecules, particularly proteins. प्रोटीन्स को प्योरीफाई करने में हमारी मदद करती है, बिकॉज जो प्रोटीन्स हैं वो हमारे अमीनो एसिड से बने हैं, और अमीनो एसिड्स हमारे दोनों टाइप के, दोनों नेचर के होते हैं। पोलर अमीनो एसिड्स होते हैं और नॉन पोलर अमीनो एसिड्स होते हैं। मीन्स उन कुछ अमीनो एसिड्स होंगे जो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। कि जो ये टेक्निक रिलाई करेगी हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन में। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन क्या होगी? हाइड्रोफोबिक मीन्स दैट डिसलाइक्स वाटर, दैट इज नॉट वाटर लविंग, जो पानी से दूर रहना पसंद करते हैं। So it relies on the hydrophobic interaction between the non-polar region of biomolecules and hydrophobic ligand immobilized on chromatographic column. तो इस chromatography में क्या होगा? जो हम मॉलिक्यूल लेंगे, सेपरेट करेंगे और जब उसको रन करेंगे कॉलम में, तो वो कॉलम में हमारे पास क्या होगा? कॉलम में हमारा हाइड्रोफोबिक रीजन हम बनाएंगे, ऐसा मटेरियल यूज करेंगे, तो वो रीजन चिपकेगा हमारे जो बायोमोलिक्यूल का हाइड्रोफोबिक रीजन होगा उसके साथ, उन दोनों में इंटरेक्शन होगी। This technique take advantage of the principle that hydrophobic region of biomolecules tend to interact with hydrophobic surface. सेम चीज है, जो पानी से दूर रहने, मतलब दूर रहते हैं, हाइड्रोफोबिक का यही मतलब है, जो पानी को पसंद नहीं करते, तो वो उसी को अट्रैक्ट करेंगे। जो पानी को पसंद नहीं करते वो इस सरफेस से जाके जुड़ेंगे। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन क्रोमैटोग्राफी, इसकी जो इंस्ट्रूमेंटेशन है बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी तक हम क्रोमैटोग्राफी करते आ रहे हैं। कॉलम होगा, स्टेशनरी फेज होगा, उसमें हाइड्रोफोबिक लिगेंड हम यूज करेंगे। पंप टू कंट्रोल फ्लो ऑफ मोबाइल फेज, की कितना हमारा बफर जाना चाहिए कंट्रोल फ्लो में कंटिन्यूअसली, तो उसको पंप उसको रेगुलेट करता है। इंजेक्टर होता है जिससे हम सैंपल लोड करते हैं। डिटेक्टर जो हमारा कलेक्टिंग फ्रैक्शंस में जो भी बाहर प्रोडक्ट निकले कॉलम के बाहर, उनको चेक करने के लिए डिटेक्टर होगा। फ्रैक्शन कलेक्टर अलग अलग हमारे कंपोनेंट्स को सेपरेट, जिस जिस इंस्ट्रूमेंट में कलेक्ट करना है उसके लिए फ्रैक्शन कलेक्टर होगा। ग्रेडियंट कलेक्टर, इफ ग्रेडियंट इल्यूशन इज यूज्ड, ग्रेडियंट मतलब अगर हमें कम ज्यादा करना पड़ेगा मोबाइल फेज में, किसी चीज की कंसंट्रेशन कम या ज्यादा करनी होगी, इस केस में हम क्या करेंगे कि हम सॉल्ट यूज करेंगे। तो हम सॉल्ट ग्रेडियंट यूज करेंगे, कई जगह कम करेंगे, पहले हम ज्यादा सॉल्ट यूज करेंगे, फिर उसका जो ग्रेडियंट होगा वो कम करते जाएंगे, ताकि हमें अपने जो कलेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से हमारे सेपरेट हो, जो सैंपल है उसमें जो कंपाउंड्स हैं वो सेपरेट हो जाएं और उसको अलग अलग कलेक्ट करें, इसलिए हम ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। बफर टू प्रिपेयर मोबाइल फेज विद वेरिंग हाइड्रोफोबिसिटी, बफर यूज करेंगे हम मोबाइल फेज में अपना। अब इसकी हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन क्रोमैटोग्राफी की ये हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन भी है, वर्किंग भी है। कॉलम पैकिंग, कॉलम क्या करेंगे, कॉलम कौन सा हम यूज करेंगे? हम स्टेशनरी फेज में हम कॉलम जो यूज करेंगे वो हाइड्रोफोबिक ही हाइड्रोफोबिक नेचर का होना चाहिए, हाइड्रोफोबिक लिगेंड उसके साथ अटैच होना चाहिए। वो भी बीड्स या रेजिन हम यूज करेंगे, उसके साथ हाइड्रोफोबिक लिगेंड अटैच होना चाहिए। तो हाइड्रोफोबिक जो लिगेंड इसमें जनरली अटैच होता है वो बिटाइल ऑक्टाइल ग्रुप्स होते हैं या फिर एरोमेटिक ग्रुप्स होते हैं, बिकॉज ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। हाइड्रोफोबिक नेचर मतलब पानी को पसंद नहीं करते, ये अपने जैसे ही कंपाउंड्स को जोड़ेंगे और हमें उन्हीं की सेपरेशन चाहिए। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स की ही सेपरेशन चाहिए यहाँ पर। तो दीज लिगेंड्स क्रिएट अ हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट विद इन द कॉलम। तो कॉलम में क्या होगा कि हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट बन जाएगा। हाइड्रोफोबिक कॉलम के साथ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स ही जुड़ेंगे, हमारे जो सैंपल में हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होंगे जिसको हम सेपरेट करना चाहते हैं। फिर हम सैंपल लोड करेंगे अपना, जो भी हमने अलग करना है, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन में हाइड्रोफोबिक जो सैंपल होगा, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होंगे, वो हम अलग करना चाहेंगे। इनिशियली द सैंपल बफर टिपिकली कंटेन्स अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। हम यहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन लेंगे, सॉल्ट डालेंगे अपने मोबाइल फेज में, बफर में।
अमोनियम सॉल्ट हो सकता है या सोडियम सॉल्ट होता है, जिसमें जो कि 2m का हो, 2 मोलर का हो, टू रिड्यूस द नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग और प्रोटीन टू द कॉलम। तो जो सैंपल होगा, मोबाइल फेज होगा, सैंपल और मोबाइल फेज वो दोनों जब रन करेंगे, कॉलम से पास होंगे, उस टाइम पे जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन होगी वो हाई रखेंगे। सॉल्ट की कंसंट्रेशन हाई इसलिए रखेंगे बिकॉज सॉल्ट क्या होता है, वाटर लविंग होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने से अट्रैक्ट करके रखेगा। जो सैंपल में मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोफिलिक है, मतलब जो पानी को पसंद करते हैं, तो सॉल्ट क्या करेगा, अपने से अपने पास हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स जो पानी को प्यार करते हैं, सॉल्ट उसको चिपका लेगा। तो इससे क्या होगा कि जो सैंपल में हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स है, जो पानी से दूर रहना चाहते हैं, वो सरफेस क्लियरली, ज्यादा क्लियरली सरफेस से, मतलब कॉलम के सरफेस से अटैच हो पाएंगे। सॉल्ट एक जगह सॉल्ट होगा, एक जगह जैसे कॉलम है, कॉलम हमारा हाइड्रोफोबिक है और एक जगह सॉल्ट है। तो सॉल्ट ने क्या कर दिया, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स जो पानी को पसंद करते हैं वो अपनी तरफ खींच लिए। कॉलम ने क्या किया, हाइड्रोफोबिक जो पानी को पसंद नहीं करते वो मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ खींच लिए। तो इससे क्या हो गया, बाइंडिंग होगी हमारे कॉलम में। कॉलम में किस चीज की, आसान जल्दी बाइंडिंग होगी, मतलब आसान तरीके से बाइंडिंग होगी और जल्दी बाइंडिंग हो जाएगी सॉल्ट की कंसंट्रेशन हाई से। सॉल्ट अपने साथ पानी को चिपका लेगा, पानी के मॉलिक्यूल्स को चिपका लेगा, और जब हम इल्यूट करेंगे तो वो जल्दी बाहर आएंगे। जो हाइड्रोफिलिक होंगे, जो पानी मतलब पानी को प्यार करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, वो जल्दी बाहर आ जाएंगे हमारे। बाइंडिंग, the hydrophobic region of biomolecules such as exposed hydrophobic amino acid residues interact with hydrophobic ligand। तो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट जो हमारे सैंपल का है वो कॉलम के साथ जुड़ जाएंगे, जो बाकी बचेंगे वैसे वो एल्यूट आउट हो जाएंगे हमारी सॉल्ट के साथ। एल्यूशन में क्या होगा, टू एल्यूट द बॉन्ड बायोमोलिक्यूल्स फ्रॉम द कॉलम अ ग्रेडियंट ऑफ डिक्रीजिंग हाइड्रोफोबिसिटी इज अप्लाइड। तो अब हमारे जो अनवांटेड चाहिए थे हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स, जो पानी को पसंद करने वाली मॉलिक्यूल्स थे, वो पहले निकल गए, सॉल्ट के साथ पहले निकल गए। अब जिन्होंने बॉन्ड बनाया है हमारे कॉलम में, उनको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको निकालने के लिए हमें ग्रेडियंट लगाना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि अब वो निकलने वाले सॉल्ट की कंसंट्रेशन अब हमें कम करनी पड़ेगी। धीरे धीरे हम सॉल्ट कंसंट्रेशन 2 मोलर का हम सॉल्ट जो कंसंट्रेशन है वो यूज कर रहे थे, या जिनकी जो अच्छे वाले सॉल्ट, मतलब जिनकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी, वो सॉल्ट यूज कर रहे थे, अमोनियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड। अब हम इनकी कंसंट्रेशन कम कर देंगे। कंसंट्रेशन कम होने से क्या होगा कि अब हमारे सैंपल में सारे मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोफिलिक हैं वो बाहर निकल गए हैं। सॉल्ट कंसंट्रेशन अब हमने कम कर दी है। जो हाइड्रोफोबिक है, जैसे ही सॉल्ट कंसंट्रेशन कम होगी तो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स वो भी एल्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, हम बफर में। तो बफर के साथ, बफर हमारा हाइड्रोफोबिक ही नेचर का है, समवॉट हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक दोनों नेचर का है। थोड़ा थोड़ा उसमें भी कंसंट्रेशन है हमारी, कि इतने कंसंट्रेशन, कई बार वाटर हमारा 10% वाटर है तो 90% हमारे बफर में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, वो भी हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं, जो पानी को पसंद नहीं करते। तो सॉल्ट कंसंट्रेशन, जैसे ही हमने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूज करा, सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम करी, तो जो बाइंडिंग करी थी जिन मॉलिक्यूल ने, हमारे सैंपल के मॉलिक्यूल्स जो थे कॉलम के साथ, वो इल्यूट आउट होने लग जाएंगे। इससे जो सबसे पहले हमारे फर्स्ट, जैसे हमने डिक्रीजिंग ग्रेडियंट डिक्रीज करा, सॉल्ट के कंसंट्रेशन डिक्रीज करा, तो हाइड्रोफोबिसिटी है जो, तो क्या होगा, पहले सबसे पहले हाइड्रोफिलिक आए, फिर इंटरमीडिएट हाइड्रोफोबिक आए, फिर लास्ट में जो मोस्ट हाइड्रोफोबिक थे वो एल्यूट आउट होने लग जाएंगे। फ्रैक्शन कलेक्शन, during the process different biomolecules elute at different time based on their varying degree of hydrophobicity। तो अब अपने हिसाब से, अब अपनी जो डिग्री है उनकी हाइड्रोफोबिसिटी, वो निकलेंगे। तो एक ग्राफ होगा, मैं अगले उसमें डालूंगी कि उससे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। Fraction are collected different points in the gradient and biomolecule of interest are separated and collected for further analysis। अब जो हमारे पास कलेक्टेड फ्रैक्शन आए उसको भी हम फर्दर एनालिसिस के लिए भेजेंगे। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने की, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे, और जो हम सॉल्ट लेंगे, सॉल्ट अमोनियम सॉल्ट या सोडियम सॉल्ट लेंगे, यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज होगा, स्टेशनरी फेज बीज या रेजिन होंगे जिनके साथ हाइड्रोफोबिक
लिगेंड अटैच होंगे, और जो हाइड्रोफोबिक लिगेंड होंगे वो एल्काइल चेन्स होगी या एरोमेटिक ग्रुप्स हो सकते हैं। तो वर्किंग भी यही है, इक्विलेट द कॉलम विद हाई सॉल्ट बफर टू रिड्यूस नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग, load the sample onto the column, apply gradient or change the composition of mobile phase to reduce hydrophobicity, collect fraction as biomolecule elute from the column, analyze the collected fraction for the target biomolecules। तो वर्किंग ऐसी है, हम अपना सिस्टम जैसे अपने क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट करेंगे, सैंपल लेंगे, उस टाइम पे और मोबाइल फेज रन करेंगे। मोबाइल फेज में हमारे बफर होंगे जिसमें सॉल्ट कंसेंट्रेशन हाई होगी, वो वर्क करेगा, कॉलम से पास होगा। कॉलम में हमारे बीड्स या रेजिन होंगे जिसमें कि अल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे। अल्काइल ग्रुप्स हमारे उनके साथ बॉन्ड बनाएंगे जो हाइड्रोफोबिक नेचर के होंगे हमारे सैंपल में, उनको बाइंड करेंगे, तो हमारा जो रेस्ट ऑफ द अनवांटेड मटेरियल वो अलग अलग कलेक्टिंग फ्रैक्शंस में कलेक्ट होगा। अब हमारे जो बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स है कॉलम के साथ, उनको निकालने के लिए हमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चेंज करना पड़ेगा। अपने मोबाइल फेज में से सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम करनी पड़ेगी। सॉल्ट कंसंट्रेशन कम करने से जो वहां पे बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स है, बाइंडिंग जिन्होंने शो करी है कॉलम के साथ, वो एल्यूट आउट स्टार्ट होने लग जाएंगे। वो स्टार्ट होने लग जाएंगे तो ग्राफ में हमारे डिटेक्टर्स अलग अलग डिटेक्शन मतलब रिजल्ट देंगे, हमारे स्क्रीन पर अलग अलग रिजल्ट आएंगे और वो बताएंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल्स क्या उसकी हाइड्रोफोबिसिटी है, कितना रिटेंशन टाइम है, उसके हिसाब से वो अपना ग्राफ रिप्रेजेंट ग्राफ देंगे हमारे सिस्टम पे, जिससे कि हम एनालाइज करेंगे ये कौन सा बायोमोलिक्यूल्स है और हमें चाहिए कौन सा बायोमोलिक्यूल्स अपने सैंपल में से किसको निकालना है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, ये कॉलम के अंदर का स्ट्रक्चर है। हमने जो रेड पॉइंट यहाँ पे रेड दिख रहा है, तो ये हाइड्रोफोब एल्काइल ग्रुप्स हमने एरोमेटिक ग्रुप्स अटैच करे हैं जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं, और ये सैंपल में से हाइड्रोफोबिक रीजन के साथ जो हमारा हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है उसके साथ ही बाइंडिंग शो करेंगे। हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में सबसे पहले हाइड्रोफिलिक, ये जो ब्लू कलर में ये वाटर लविंग दिखाया, तो ये निकल जाएंगे हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। और जैसे ही हमारे सॉल्ट रिमूव कर देंगे, थोड़ा कम सॉल्ट करेंगे, तो फिर हमारे हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल स्टार्ट हो जाएंगे निकल। यहाँ पे इस ग्राफ में ये अच्छे से समझ आएगा कि जो एक्स एक्सिस पे है वो इल्यूशन वॉल्यूम है और वाई पे हमने कंसंट्रेशन लिया है, जहाँ पे प्रोटीन हम जैसे निकालना है तो प्रोटीन की कंसंट्रेशन यहाँ पे ली है। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन ली है। हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन जैसे पहले मोबाइल फेज रन हुआ, बफर रन हुआ, फिर हमने जब सैंपल डाला तो वीकली बाउंड इम्प्योरिटीज हमारी निकलने स्टार्ट होगी। सॉल्ट ग्रेडियंट हमने लगाया हुआ है, यहाँ पे हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन लिया हुआ है, तो जो हाइड्रोफोबिक है वो अटैच्ड है, तो वीकली बाउंड इम्प्योरिटीज मतलब जिन्होंने बाइंडिंग शो नहीं करी वो बाहर निकलेगी। सेकेंड में हमारा टारगेट मॉलिक्यूल वो बाहर आएगा, यहाँ पे भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारा मीडियम ही है, और लास्ट में कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट है हमारा धीरे धीरे कम हो रहा है, तो हमारी लास्ट में जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स तो पहले निकल गए, और हाइड्रोफोबिक जो पानी को पसंद नहीं करते, जैसे ही सॉल्ट कंसंट्रेशन कम हुई तो वो भी निकलने स्टार्ट हो गए। तो टारगेट प्रोडक्ट हमारा कोई भी हो सकता है। कई बार हमें हाइड्रोफोबिक चाहिए तो वो हम अलग अलग कलेक्टिंग फ्रैक्शंस में लेंगे, तो उसमें वीकली बाउंड इम्प्योरिटीज भी होगी, टारगेट प्रोडक्ट भी होगा, स्ट्रांगली बाउंड इम्प्योरिटीज भी होगी, जो भी होगी तीनों में से हम तीनों कलेक्टिंग ट्यूब को फर्दर एनालिसिस के लिए देंगे और जो भी हमें चाहिए उसको हम रख लेंगे। लो सॉल्ट कंसंट्रेशन लास्ट में आते आते हमने कंसंट्रेशन जो सॉल्ट की थी वो कम कर दी, यही हमारा ग्रेडियंट हमने यहाँ पे अप्लाई करा। पहले ज्यादा सॉल्ट लिया, लास्ट में लो सॉल्ट। तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? प्रोटीन प्योरिफिकेशन में, स्पेशली जो हाइड्रोफोबिक सेपरेटिंग प्रोटीन बेस्ड ऑन देयर हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज, वायरस प्योरिफिकेशन, आइसोलेटिंग एंड प्योरीफाइंग वायरस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सैंपल में से वायरस निकालने के लिए हम ये एप्लीकेशन का यूज करते हैं। एंजाइम प्योरिफिकेशन, एंजाइम हमारा प्रोटीन निशियस नेचर का होता है, तो उसमें भी हाइड्रोफोबिक रीजंस होते हैं और एंजाइम निकालेंगे हम, एंजाइम फर्दर यूज कर सकते हैं कोई और काम करने के लिए। पेप्टाइड सेपरेशन, सेपरेटिंग पेप्टाइड विद वेरिंग हाइड्रोफोबिसिटी, पेप्टाइड को भी हम अलग करने के लिए अगर हमें कोई पेप्टाइड चाहिए
कोई दवाई बनानी है या किसी और चीज के लिए चाहिए, तो ये यूज हम करेंगे, इस क्रोमेटोग्राफी का यूज करेंगे फार्मास्यूटिकल्स में। प्योरिफिकेशन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स लाइक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को सेपरेट करने के लिए हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। एडवांटेजेस, सिलेक्टिविटी ज्यादा है, जेंटल कंडीशंस, मतलब इसमें हमारे प्रोटीन्स डीनेचर नहीं होंगे ज्यादा क्योंकि सॉल्ट ही है। नो नीड फॉर एफिनिटी लिगेंड, एफिनिटी लिगेंड नहीं चाहिए जैसे पर्टिकुलर एफिनिटी में चाहिए। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में हमने एफिनिटी लिगेंड लिया था, तो इसमें सिर्फ सॉल्ट है, नॉर्मल हम सॉल्ट लेंगे और लिगेंड एल्काइल ग्रुप्स या एरोमेटिक ग्रुप्स हम यूज करेंगे अपने उसके साथ, कॉलम के साथ। कंपैटिबिलिटी, वाइड रेंज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इंक्लूडिंग प्रोटीन्स, पेप्टाइड एंड वायरसेस को निकालने के लिए भी ये काम आती है। Disadvantages, sample sensitivity. Some proteins must have exposed hydrophobic region for effective separation. Sample protein must have exposed. कई प्रोटीन्स के पास अगर वो हाइड्रोफोबिक रीजन ही नहीं हुए तो वहां पे ये दिक्कत करेगा। नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग, सम नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग में अगर स्पेशली एट हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, हाई एक्सट्रीमली हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन अगर हमने ले ली तो वहां पे बाइंडिंग होगी ही नहीं। Optimization, the method require careful optimization of salt concentration, pH and gradient condition. तो salt ही नहीं, कई बार हम pH भी लेते हैं और हमें एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम वैल्यू वो होती है कि जहां पे सारी कंडीशंस ओके रहे। कई बार कम या ज्यादा हो गई तो उससे भी हमारे जो इल्यूटिंग कलेक्टिंग फ्रैक्शंस है वहां पे फर्क आता है। कॉलम लाइफ टाइम, हाइड्रोफोबिक लिगेंड कैन बी प्रोन टू डिग्रेडेशन ओवर टाइम अफेक्टिंग कॉलम परफॉर्मेंस। तो ये तो सब में ही है, सब में डिसएडवांटेज है कि कॉलम की जो लाइफ है आफ्टर सेपरेशन, कॉलम हमारा रीयूज होना थोड़ा कम हो जाता है जब हम सेपरेशन कर देते हैं, बार बार काफी बार सेपरेशन कर दी तो कॉलम थोड़ा सेपरेट अच्छे से नहीं देता, चेंज करना ही पड़ेगा हमें। लिमिटेड रेजोल्यूशन, इन सम केसेस HIC may not have provide high resolution for closely related molecules. अगर हमारे सैंपल्स में हाइड्रोफोबिक ही मॉलिक्यूल्स है तो उन्हें सेपरेट करना बड़ा मुश्किल जाएगा, या हाइड्रोफिलिक ही मॉलिक्यूल्स है तो उन चीजों को सेपरेट करना भी मुश्किल हो जाएगा। सो वैल्यूएबल क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है हमारी HIC, है तो सिमिलर ही है थोड़ी बहुत। हमने रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, थोड़ा थोड़ा फर्क है इसमें, बहुत ही माइन्यूट फर्क है। फॉर द सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स बेस्ड ऑन देयर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन. Its advantages include versatility and gentle obturation conditions, but careful optimization is necessary and it may not be suitable for all types of samples. तो जो ये हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन क्रोमेटोग्राफी है कुछ बायोमोलिक्यूल्स के लिए हमारे बहुत ही कारगर है और कईयों के लिए नहीं है, कई चीजें हम नहीं सेपरेट कर पाएंगे। तो ये जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं बेसिकली जो काम है सेपरेशन का ही काम है, और हम जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा हमारे सैंपल पे। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है हमारी क्रोमेटोग्राफी में वो है स्टेशनरी फेज है, मोबाइल फेज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसकी। तो जैसे हमारा सैंपल है उसके अकॉर्डिंग हम क्रोमेटोग्राफी यूज करेंगे। सो दिस ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। उसके अकॉर्डिंग